1899 एक ऐसी वेब सीरीज जो कि हमारे दिमाग का भांग भटूरा करेगी। अगर आप इस सीरीज को स्पॉइलर फ्री होकर देख रहे हो तो ये सीरीज आपको हॉरर वाली फीलिंग्स जरूर देगी, बट एक्चुअली ये हॉरर है नहीं। ये एक साईफाई मिस्ट्री वेब सीरीज है जिसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिन्हें बीच में तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि इस सीरीज की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि पहले ये हमारे दिमाग के साथ खेलेगी और फिर एक एक करके हमारे सवालों का जवाब देगी। तो फिर आओ यार शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मेंटल हॉस्पिटल में एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम है मोरा फ्रैंकलिन, जो कि घबराते हुए अपने फादर से कह रही होती है कि मेरा भाई कहाँ है, आपने उसके साथ क्या किया। वो प्रोमेथियस पर था, वो जान गया था आपने इन जहाज़ों के साथ क्या किया है। तभी दो आदमी उसे पकड़कर बांध देते हैं और एक याददाश्त मिटाने का इंजेक्शन देते हैं। इसी के साथ एक आवाज़ आती है वेक अप, और उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि उसके हाथों पर बांधने के निशान पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो एक न्यूज़पेपर देखती है जिसमें 4 महीने से लापता प्रोमेथियस के बारे में लिखा था। और उसके बाद वो उसके भाई का लेटर भी देखती है जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ हमारे फादर ने क्या किया, मुझसे न्यूयॉर्क में आकर मिलो और किसी पर भरोसा मत करना। यहाँ हम एक और बात नोटिस करते हैं कि जिस रूम में वो रहती है उस रूम का नंबर सेम वैसा ही होता है जैसा कि सपने में मेंटल हॉस्पिटल के रूम का था। मोरा एक केरबेरोस नाम के जहाज पर है जो कि लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा है। ये 7 दिनों में अपना सफर पूरा कर लेगा और ये जहाज उसी कंपनी का है जिसने कि प्रोमेथियस जहाज को बनाया था। इस जहाज पर हजारों इमिग्रेंट्स होते हैं जो कि अपने पुराने समय को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को देख पाते हैं जिनके पास जहाज की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। तभी वहाँ एक 3rd क्लास लड़का क्रेस्टर आता है जिसे एक डॉक्टर की मदद की जरूरत होती है क्योंकि उसकी बड़ी सिस्टर प्रेगनेंसी के दर्द से गुजर रही होती है। लेकिन तभी 2 ऑफिसर वहाँ आते हैं और उसे पकड़कर वापस ले जाते हैं। वहाँ बैठा डॉक्टर उसे इग्नोर करता है और अपना खाना खाने में बिजी होता है, लेकिन मोरा से ये सब देखा नहीं जाता। और क्योंकि वो इंग्लैंड की फर्स्ट लेडी डॉक्टर होती है इसलिए वो उसकी सिस्टर की मदद करने उसके पीछे चली जाती है, जहाँ इस जहाज के निचले हिस्से में 3rd क्लास लोग रहते हैं। सब कुछ ठीक करने के बाद मोरा क्रेस्टर की छोटी बहन से भी मिलती है, जिससे बात करने के दौरान मोरा को सपने वाले विजन्स आने लगते हैं और वो घबराकर जहाज के ऊपर आ जाती है। अब यहाँ हम जहाज के कैप्टन से मिल पाते हैं। वो मोरा से कहते हैं कि फर्स्ट क्लास के मुसाफिर नीचे नहीं जा सकते, इस जहाज के कुछ नियम हैं जिन्हें कि तोड़ा नहीं जाना चाहिए। मोरा कहती है कि किसने बनाए ऐसे नियम और किसके फायदे के लिए बनाए। तभी कैप्टन के पास 2 ऑफिसर आते हैं। वो बताते हैं कि हमें कुछ सिग्नल्स मिले हैं, शायद ये उस खोए हुए प्रोमेथियस जहाज से आए हैं। कोऑर्डिनेट्स की मदद से पता करने पर उन्हें पता चलता है कि ये जहाज केवल हमसे 7 घंटे की दूरी पर है। कैप्टन जहाज मोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। जहाज के मुसाफिरों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर जहाज क्यों मोड़ा जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मोरा इस बारे में कैप्टन से बात करने पहुंच जाती है, जहां कैप्टन बताते हैं कि हमें एक जहाज से कुछ सिग्नल्स मिले हैं। अगर वो प्रोमेथियस से हैं तो हो सकता है कि कोई जिंदा बचा हो। 1 घंटे बाद मैं डाइनिंग रूम में आऊँगा और वहाँ तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसके बाद हम कैप्टन के हाथ में वैसा ही लेटर देखते हैं जैसा कि स्टार्टिंग में मोरा के हाथों में देखा था। उस पर बाहर की साइड लिखा होता है कि जो खोया है वो मिल जाएगा। ऐसा ही मोरा के लेटर पे भी लिखा होता है। ये लाइन एक पहेली की तरह होती है जिसका जवाब भी हमें इस सीरीज को आगे देखने पर पता चलेगा। थोड़ी देर बाद कैप्टन डाइनिंग रूम में जाते हैं। वो सभी को बताते हैं कि कुछ देर पहले हमें कुछ सिग्नल्स मिले थे, शायद ये प्रोमेथियस से आए हैं। हमें लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। एक भी मुसाफिर जहाज के मोड़ने से खुश नहीं होता, लेकिन कैप्टन ने डिसीजन ले लिया था कि वो उस जहाज तक जरूर जाएंगे। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच भी जाते हैं। उनका अनुमान बिल्कुल सही होता है। ये और कोई नहीं, नन अदर देन प्रोमेथियस ही होता है, जो कि 4 महीने पहले गायब हो गया था। वो उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तब कैप्टन वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसी का एक ऑफिसर सेबेस्टियन कैप्टन को वहाँ जाने से रोकता है और कहता है कि हमें पहले कंपनी से कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन कैप्टन तो ठहरे कैप्टन। वो उनकी गैर मौजूदगी में सेबेस्टियन को इंचार्ज बना देते हैं और कुछ जरूरतमंद लोगों के साथ प्रोमेथियस पर जाने का डिसाइड कर लेते हैं, जिनमें कि 6 लोग होते हैं। एक डॉक्टर जो कि मोरा है, रमीरो एक प्रीस्ट जो जाना तो नहीं चाहता था लेकिन जाना पड़ता है, एक होता है ओलेग जो कोयले से जहाज को पावर देने का काम करता है, एक होता है जेरोम जो कि बिना टिकट के जहाज पर चुपके से आया था,
और आखिर में फ्रेंड्स, कैप्टन की टीम का एक आदमी। ये सभी एक लाइफ बोट की मदद से वहां पहुंच जाते हैं। वहां थोड़ी देर छानबीन करने पर कैप्टन को एक रिबन मिलता है जिसे वो अपने पास छुपा लेते हैं और वो देखते हैं कि जिस टेलीग्राफ से सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो तो टूटा हुआ है। तभी मोरा को एक कीड़ा दिखता है। ये कीड़ा हमें कहानी में कई बार देखने को मिलेगा, जो कि हर बार रास्ता दिखाने का काम करता है। इसे फॉलो करते करते वो एक कैबिनेट तक पहुंच जाते हैं जिसे किसी ने एक रोड से बंद कर रखा होता है। तभी उसमें से गेट खटखटाने की आवाज आती है और सभी लोग एकदम से डर जाते हैं। कैप्टन तो अपनी गन तक निकाल लेते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मोरा कैबिनेट का गेट खोलती है जिसमें एक छोटा बच्चा होता है जिसके हाथ में एक पिरामिड होता है। सभी लोग हैरानी में पड़ जाते हैं कि इसे यहाँ किसने बंद किया होगा और ये जिंदा कैसे है। वो बच्चा बिल्कुल शांत होता है और अपना मुंह तक नहीं खोलता। जिसके बाद एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि प्रोमेथियस जहाज से एक अनजान आदमी चुपके से केरबरस जहाज पर आ गया है और वो मोरा के साइड वाले रूम में घुस जाता है। तो कहानी शुरू होती है और हम कैप्टन को एक जंगल में देखते हैं। वहाँ कैप्टन का एक घर भी होता है जहाँ उसकी पूरी फैमिली आग में जलकर खत्म हो गई थी। तभी एक आवाज आती है, वेक अप, और कैप्टन की नींद खुल जाती है। जिसके बाद सेबेस्टियन कंपनी की ओर से मिला मैसेज लेकर वहां आता है जिसमें लिखा था कि शिंक शिप कंपनी चाहती है कि जहाज को डुबा दिया जाए। आखिर कंपनी ऐसा क्यों चाहती है? शिंक शिप के अलावा कंपनी से और कोई जवाब नहीं आता। एक यही अजीब बात नहीं होती है बल्कि जहाज के सभी कंपास भी काम नहीं करते और ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सबके जहन में यही सवाल होता है कि आखिर प्रोमेथियस पर क्या हुआ था, वहाँ पर एक छोटा बच्चा ही क्यों मिला। तो कुछ लोगों का मानना था कि ये किसी शैतान का काम है, लाइक भूत प्रेतों में विश्वास करने वाले लोग। जिसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो कि मोरा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उस बच्चे ने अभी तक कुछ बताया या नहीं। लेकिन उस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, बल्कि उसने अभी तक अपना मुंह तक नहीं खोला था। कैप्टन मोरा को बताते हैं कि प्रोमेथियस पर कुछ तो अजीब था, शायद उस बच्चे को कुछ पता हो। तभी कैप्टन को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है जो कि सिर्फ कैप्टन को ही सुनाई दे रही थी और फिर बंद भी हो जाती है। थोड़ी देर बाद मोरा की मुलाकात उस अनजान आदमी से होती है जो कि चोरी छुपे प्रोमेथियस से आया था, जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। वो अपना नाम डैनियल बताता है। कुछ देर बाद हम कैप्टन को देखते हैं जिनके दिमाग में यही सवाल चल रहा होता है कि इतना बड़ा जहाज कंपनी क्यों डुबाना चाहेगी। और एक सवाल उसके लेटर का भी होता है जिसमें लिखा था कि व्हाट इज लॉस्ट विल बी फाउंड, जो खोया है वो मिल जाएगा। ये भी एक पहेली की तरह होता है जो कि हमें आखिर में समझ आएगी। तभी अचानक फिर से कैप्टन को अपनी फैमिली की आवाज सुनाई देने लगती है जिसका पीछा करते करते वो एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपनी फैमिली दिखाई देती है, जिसे देखकर तो कैप्टन हैरानी में पड़ जाते हैं। लेकिन ये सब असली नहीं होता और फिर से उनकी फैमिली आग की लपटों में जल जाती है और कैप्टन दूर जाकर गिरते हैं। कैप्टन थोड़ा संभलते हैं, इतने में ही उन्हें वही कीड़ा दिखाई देता है जिसका पीछा करते करते वो एक टनल से अपने रूम तक पहुंच जाते हैं। अब सीन वापस मोरा पर आता है जहां वो उस बच्चे को कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल खामोश होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी से डरा हुआ है। मोरा उसके गले पर एक ट्रायंगुलर निशान भी देखती है। ये निशान हमें जहाज पर कई जगहों पर देखने को मिलता है क्योंकि ये जहाज कंपनी का सिंबल है। लेकिन जब मोरा उसे टच करती है तो वो बच्चा उसका हाथ पकड़ लेता है और चुप रहने को कहता है। उसी वक्त कैप्टन वहां आते हैं और उस बच्चे से जबरदस्ती प्रोमेथियस के बारे में पूछते हैं। कैप्टन के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। मोरा कैप्टन को संभालती है और शांत होने को कहती है, लेकिन तभी डैनियल वहां आ जाता है और कैप्टन वहां से चले जाते हैं। और इधर यहाँ जहाज के लोग भी परेशान होते हैं। सब इंतजार में होते हैं कि कब सफर शुरू होगा और वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। सबके बीच प्रोमेथियस के बारे में अफवाहें फैलना भी शुरू हो जाती है। अब हम वापस कैप्टन को देखते हैं जो कि उसी खुफिया रास्ते में वापस जाते हैं, लेकिन इस बार वो रास्ता अंदर से बिल्कुल बंद होता है। दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं जो कि अपनी जेब से एक वही कीड़ा निकालता है और उसकी मदद से एक छोटी लड़की को अपने जाल में फंसाता है। ये लड़की और कोई नहीं, क्रेस्टर की छोटी बहन होती है। डैनियल उससे सॉरी कहता है और यहीं से सीन कट होकर डाइनिंग हॉल में जाता है जहाँ कैप्टन ने सभी को कुछ बताने के लिए बुलाया होता है। कैप्टन बताते हैं कि हम वापस लंदन जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना ही कोयला है कि हम इन दोनों जहाजों को वापस लंदन ले जा सके।
एक भी यात्री इससे सहमत नहीं होता, लेकिन कैप्टन के ऑर्डर्स तो मानने ही पड़ेंगे। जिसके बाद कैप्टन वहां से चले जाते हैं। मोरा भी कैप्टन से बात करने में उनके पीछे चली जाती है। तब कैप्टन मोरा को बताते हैं कि इस जहाज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो कि कंपनी हमसे छुपाना चाहती है। और कैप्टन उसे मैसेज भी दिखाते हैं जिसमें लिखा था कि शिंक शिप, और वो लेटर भी दिखाते हैं जैसा कि मोरा को भी मिला था। जिसके बाद मोरा कहती है कि हम वापस नहीं जा सकते, मैं वापस नहीं जा सकती। लेकिन कैप्टन अपने डिसीजन पर पक्के होते हैं। वो प्रोमेथियस को अपने साथ लंदन लेकर जरूर जाएंगे। जिसके थोड़ी देर बाद फ्रेंच कैप्टन को कुछ दिखाने के लिए बुलाने आता है, जहां हम देखते हैं कि उस छोटी बच्ची की डेड बॉडी जहाज पर मिलती है। इसका साफ मतलब है कि डेनियल ने उसको मार दिया। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि इन सभी को कोई ना कोई स्क्रीन पर मॉनिटर कर रहा है। तो कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक डॉक्टर उस लड़की की डेड बॉडी चेक करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई होगी। जिस वजह से कैप्टन इस खबर को सीक्रेट रखने को कहते हैं ताकि लोगों के बीच डर का माहौल न बने। तभी अचानक जहाज की रफ्तार कम हो जाती है। कैप्टन ऊपर जाकर देखते हैं तो चारों तरफ धुंध छाई हुई होती है। पहले कंपास ने काम करना बंद किया था और अब एक और मुसीबत उनके सामने आ गई है। कैप्टन कहते हैं कि हम धुंध छटने का इंतजार करेंगे, और वो मोरा को अपने साथ ले जाकर उस रिबन के बारे में बताते हैं जो कि उन्हें प्रोमेथियस पर मिला था। कि रिबन उसकी बेटी का था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसकी फैमिली 2 साल पहले ही आग में जलकर खत्म हो गई थी। कैप्टन कहते हैं कि क्या हम वो चीजें देख सकते हैं जो कि नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अपनी फैमिली को देखा। मोरा कैप्टन को समझाते हुए कहती है कि हम अपने दिमाग पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। हर चीज जैसे हम देखते हैं और सुनते हैं, ये सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस का नतीजा होता है। कभी कभी हम उन इम्पल्सेस को गलत समझ लेते हैं और लोग इसी तरह पागल होते हैं। तब कैप्टन मोरा को वो सीक्रेट टनल दिखाते हैं। कैप्टन मोरा को बताते हैं कि मैं इस जहाज के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, लेकिन ये जगह यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं पागल हूँ? जहाज कंपनी हमसे जरूर कुछ न कुछ छुपा रही है। हमें कुछ भी अंदाजा नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। कैप्टन और मोरा दोनों ही प्रोमेथियस पे जाने का डिसाइड करते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ पता चल सके। दूसरी तरफ हम 3rd क्लास के लोगों को देखते हैं, जहाँ उस छोटी लड़की के न मिलने से उसकी फैमिली परेशान होती है, और सब लोग इस बात से भी परेशान होते हैं कि जहाज मंजिल की ओर कब बढ़ेगा। अब सीन कट होकर वापस कैप्टन पर आता है, जहां फ्रांस और सेबेस्टियन दोनों ही कैप्टन को प्रोमेथियस पर जाने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा होता है कि उस जहाज पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। और वो कहते हैं कि हमें पहले अपने जहाज को रास्ते पर लाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन और मोरा प्रोमेथियस पर जाते हैं। कैप्टन अपनी गैर मौजूदगी में सेबेस्टियन को इंचार्ज बना देते हैं। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि सेबेस्टियन चुपके से किसी को सीक्रेट तरीके से मैसेज भेजता है, और यहाँ फ्रांस 3rd क्लास के लोगों के पास जाता है, जहाँ वो उस छोटी बच्ची की फैमिली को उसके बारे में बता देता है। एक और तरफ हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं, जहाँ डेनियल उससे मिलने आता है। यहाँ एक और सीक्रेट रिवील होता है कि ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। डेनियल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला? ये क्या मिलने की बात कर रहे हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ कैप्टन और मोरा को प्रोमेथियस और वैसा ही सीक्रेट टनल मिलता है जैसा कि कैप्टन के रूम में था। उन्हें एक इलेक्ट्रिक सर्किट भी दिखता है, जो कि पता नहीं किस काम आता है। थोड़ी देर और छानबीन करने पर कैप्टन को प्रोमेथियस पर सवार पैसेंजर्स की एक लिस्ट मिलती है, जो कि वो अपने पास छुपा लेते हैं, और थोड़ी देर बाद दोनों ही अपने जहाज पर वापस भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ जहाज पर माहौल कुछ ठीक नहीं होता। फ्रांस को जहाज पर कुछ डेड बॉडीज और भी मिलती है। इन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि इनकी मौत कैसे हुई है। फ्रांस ये सब सेबेस्टियन को भी दिखाता है और कहता है कि जहाज की कमांड अब आपके हाथों में है, आप ही को कुछ न कुछ करना होगा। फ्रांस को भी लगने लगता है कि उस जहाज में और उस बच्चे में कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से यहाँ लोग मर रहे हैं, और इसी चक्कर में वो 3rd क्लास के लोगों को भी भड़का देता है। उन्हें बताता है कि हमारे जहाज पर लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं, और ये सब उस लड़की के आने के बाद शुरू हुआ। लगता है वो लड़का अपने साथ कोई श्राप लेकर आया है। अगर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें जहाज की कमांड अपने हाथों में लेनी होगी। वहाँ ओलेग भी ये सब सुन रहा होता है। वो जल्दी से कैप्टन को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। वहाँ उस रूम में जेरोम भी बंद होता है, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी कि वो इस जहाज पर बिना टिकट के आया था। यहाँ हम देखते हैं कि 3rd क्लास के लोग बगावत शुरू कर देते हैं और अपने हाथों में हथियार उठा लेते हैं, जिनके साथ फ्रांस भी होता है।
इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो कि प्रोमेथियस पर मिली पैसेंजर्स की लिस्ट को देखते हैं जिसमें मोरा का नाम भी शामिल होता है। इधर डैनियल और मोरा देखते हैं कि जहाज पर लोगों ने बगावत शुरू कर दी है क्योंकि वो सब जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं और अगर वो लंदन वापस गए तो उनके पास वापस आने का टिकट के पैसे भी नहीं होंगे। सीन वापस कैप्टन पर आता है जहाँ रामीरो चुपके से कैप्टन को जहाज के मौजूदा हालातों के बारे में बताता है, लेकिन इतने में बगावत शुरू करने वाले लोग हथियारों के साथ वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने सेबेस्टियन को भी पकड़ लिया था और सभी को एक साथ एक रूम में बंद कर देते हैं और कैप्टन को तो हथकड़ी तक लगा देते हैं। तो इसी के साथ एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि डैनियल के हाथ में एक डिवाइस होता है और जब वो उसे यूज करता है तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में छेड़छाड़ होती है जिससे कि उनका जहाज वहां से गायब हो जाता है। तो कहानी आगे बढ़ती है जहाँ फ्रांस रूम में बंद लोगों में से ओलेग एंड जेरोम को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उनसे जहाज पर मरे हुए लोगों की डेड बॉडी समुद्र में फेंकवा सके। जहाज की कमांड अब फ्रांस के हाथों में होती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके साथ जो प्रोमेथियस जहाज बंधा हुआ था वो गायब हो गया है। तब उनमें से एक कहता है कि गायब वो नहीं, हमारा जहाज हुआ है और इनका जहाज गायब होकर वहीं पहुंच जाता है जहाँ इन्होंने 3 दिन पहले रास्ता बदला था। दूसरी तरफ यहाँ थर्ड क्लास के लोग सेबेस्टियन को ले जाकर सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि जहाज पर लोग क्यों मर रहे हैं। सेबेस्टियन बताता है कि कंपनी की तरफ से हमें मैसेज आया था कि जहाज को डुबा दो, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब से वो बच्चा हमारे जहाज पर आया है तब से इस जहाज पर लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। सभी लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि जहाज पर लोग उस बच्चे की वजह से मर रहे हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट औरत इस पर यकीन नहीं करती। यहाँ हम मोरा को देख पाते हैं जो कि कैप्टन को ढूंढ रही होती है, लेकिन फ्रांस के लोग उसे पकड़ लेते हैं और इन सब मुसाफिरों को उनके रूम से निकलने के लिए मना कर दिया जाता है। इसी बीच में थर्ड क्लास के लोग उस बच्चे को ढूंढते हुए मोरा के पास पहुंच जाते हैं। वो मोरा से उस बच्चे के बारे में पूछते हैं और उसके रूम की तलाशी भी लेते हैं, लेकिन वो बच्चा वहाँ नहीं होता। जिसके बाद वो लोग मोरा को उसी के रूम में बंद कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मोरा को पता चलता है कि उसके रूम में भी बेड के नीचे वो सेम टनल है जिसमें वो बच्चा छुपा हुआ था। यहाँ सेबेस्टियन फ्रांस को समझाता है कि तुमने लोगों के हाथों में हथियार थमाकर गलती कर दी है, हमें जमीन पर पहुंचने तक सब कुछ कंट्रोल में लेना होगा वरना सब लोग मारे जाएंगे। अब सीन कट होकर वापस मोरा पर आता है जहाँ वो बच्चा अपनी जेब से वही कीड़ा निकालता है और उसकी मदद से उस रूम का लॉक खोल लेता है और दोनों कैप्टन के पास जाने लगते हैं। यहाँ कैप्टन भी किसी तरह अपने रूम से आजाद हो जाते हैं और हथकड़ी भी खोल लेते हैं और कुछ लोग कैप्टन को सपोर्ट भी करने लगे थे। सभी एक बोट से प्रोमेथियस पर जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वो वहाँ जाकर टेलीग्राफ को ठीक करके मदद बुला सके। मोरा भी उस बच्चे को लेकर कैप्टन तक पहुँच जाती है, लेकिन इसी बीच क्रेस्टर उन्हें देख लेता है जिसकी वजह से सभी को पता चल जाता है कि वो बच्चा कहाँ पर है। वो लोग बच्चे को उनके हवाले करने को कहते हैं। वो बच्चा खुद उनके पास चला जाता है ताकि किसी के बीच लड़ाई ना हो और इसी बीच जेरोम को भी एक गोली लग जाती है। वो प्रेग्नेंट औरत इनके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं होती कि इस बच्चे को मारा जाए और वो अपने भाई को भी रोकती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिसके थोड़ी देर बाद वो उस बच्चे को लेकर जहाज के ऊपर पहुंच जाते हैं। मोरा भी उस बच्चे को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है, जिस दौरान उनके बीच लड़ाई भी हो जाती है जिसका फायदा उठाते हुए एक औरत उस बच्चे को समुद्र में फेंक देती है। लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि वो बच्चा खुद को बचाने की कोशिश तक भी नहीं करता और मोरा भी कुछ नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद कैप्टन को सपोर्ट करने वाले लोग और कुछ मुसाफिर एक हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ कैप्टन मोरा को प्रोमेथियस की पैसेंजर्स लिस्ट का पेपर दिखाते हैं जिसमें कि मोरा का नाम होता है। मोरा भी ये देखकर हैरान होती है कि उसका नाम इस लिस्ट में कैसे हो सकता है, लेकिन तभी वहाँ एक केबिन से रोशनी आती है जिसमें से वही छोटा बच्चा निकलता है जो कि डायरेक्ट सबसे पहले मोरा के गले लग जाता है। सभी लोग देखते रह जाते हैं कि ये जिंदा कैसे हो गया। तो कहानी आगे बढ़ती है जहाँ मोरा को अगेन वही सेम सपने आते हैं। जागने के बाद वो देखती है कि उस लड़के को वापस उसी केबिन में बंद कर दिया गया है। मोरा उसे खोलने जाती है लेकिन कैप्टन उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि उस बच्चे को जहाज से फेंक दिया गया था जिसका बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। पहले तुम बताओ कि तुम्हारा नाम प्रोमेथियस की मुसाफिरों की लिस्ट में कैसे है और तुम असल में कौन हो। तभी सीन कट होकर फ्रांस पर जाता है जिसके पास इस जहाज की कमांड होती है और वो जहाज को अमेरिका की ओर मोड़ देता है। यहाँ वो प्रेग्नेंट औरत भी कैप्टन के सपोर्ट के लिए उनके पास पहुंच जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने जो उस बच्चे के साथ किया वो सही नहीं किया। लेकिन वहाँ वो देखती है कि उस केबिन में से कुछ खटखटाने की आवाज आ रही है। वो अपनी बंदूक तानकर खड़ी हो जाती है और पूछते हैं कि अंदर क्या है। सभी लोग उस कैबिनेट से दूर होते हैं लेकिन मोरा उसका गेट खोलने जाती है। तभी उन्हीं में से एक आदमी मोरा पर फायर कर देता है। डैनियल मोरा को बचाने के लिए बीच में आ जाता है लेकिन अचानक सब कुछ रुक जाता है सिवाय मोरा और उस बच्चे के। ऐसा लग रहा था जैसे कि टाइम फ्रीज हो गया। मोरा भी ये देखकर हैरान होती है। मोरा उस बच्चे को कैबिनेट से बाहर निकालती है। वो बच्चा मोरा के एक भी सवाल का जवाब दिए बिना उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने पर वहाँ खड़े सभी लोगों को ये देखकर पड़ जाती है
कि वो दोनों कहाँ गायब हो गए। तभी जहाज पर एक सायरन बजने लगता है और लोग डरने लगते हैं कि अब क्या होने वाला है। प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं होती, कैप्टन बताते हैं कि जहाज पर कोयला खत्म होने वाला है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो हम सब लोग यहीं समुद्र में फंस कर रह जाएंगे। हमें जल्द से जल्द इस जहाज की कमांड अपने हाथों में लेनी होगी। यहाँ सायरन की आवाज भी रुक जाती है और एक घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज शुरू हो जाती है, जिससे कि कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर जहाज पर सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और जहाज से समुद्र में कूदने लगते हैं। कुछ लोग तो डरकर अपने आप को बांध तक लेते हैं। जिसके बाद सीन कट होकर सेबेस्टियन पर जाता है, जो कि अगेन किसी को छुपकर मैसेज भेज रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोरा के पूछने पर वो बच्चा मोरा को लिखकर बताता है कि वो सुन रहे हैं और कान में कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें क्रिएटर से पूछना होगा। इस बच्चे की बातों का मतलब पहली की तरह होता है, जो कि लास्ट में रिवील होगी। जिसके बाद वो उस कीड़े की मदद से उस टनल का सीक्रेट डोर खोलता है और मोरा को उस मेंटल हॉस्पिटल में ले जाता है। डेनियल भी जल्दी से भागकर इस बच्चे तक पहुंच जाता है। डेनियल उसे कहता है कि तुम्हें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था और अब उन्हें पता है कि हम यहाँ हैं। ये उसी इंसान की बात कर रहे हैं जो कि सभी को स्क्रीन पर मॉनिटर कर रहा है। जिस पर वो बच्चा कहता है कि हम पहले कभी इतने आगे तक नहीं आए, शायद इस बार बात बन जाए। डेनियल कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें ये रोकना होगा इससे पहले कि वो जहाज को डुबो दे। इनकी बातों से लग रहा है कि ये सब किसी लूप में फंसे हैं और ये सब उनके साथ बार बार हो रहा है। डेनियल जल्दी से भागकर उस इलेक्ट्रिक सर्किट के पास जाता है ताकि वो इस आवाज को बंद कर सके जिससे कि लोग हिप्नोटाइज हो रहे हैं। लेकिन एक आदमी वहां आ जाता है जो कि डेनियल को गलत समझता है, जिससे कि दोनों में हाथापाई भी शुरू हो जाती है। अब सीन कट होकर मोरा पर आता है, जहां हम उसे उसी मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं और फिर से अगेन उसके साथ वही सपने वाला ड्रामा होता है एंड अगेन उसकी नींद उसके रूम में खुलती है। जिसके बाद वो कैप्टन के पास जाती है। कैप्टन उससे पूछते हैं कि तुमने वो कैसे किया, तुम दोनों वहां से गायब कैसे हो गए थे। मोरा कैप्टन को बताते हैं कि वो लड़का उसके पास जो पिरामिड है उससे पता नहीं उसने कैसे किया, लेकिन उसने समय को रोक दिया था। मोरा ये भी बताती है कि मोरा फ्रैंकलिन, जो कि प्रोमेथियस की लिस्ट पर नाम है, शायद वो मेरी माँ का नाम है और मेरा नाम है मोरा सिंगलटन और ये जहाज मेरे फादर हेनरी सिंगलटन की कंपनी का है। मुझे लगता है कि मेरे फादर ने इन जहाजों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, उन पर दिमाग के फंक्शन समझने का भूत सवार है। उन्होंने इस जहाज पर लोगों को स्टडी करने के लिए कुछ किया है और इन सब के बारे में मेरे भाई को सब कुछ पता है, जिस वजह से उसने मुझे अमेरिका बुलाया। और तभी मोरा को वही कीड़ा दिखाई देता है जिसे वो कैद कर लेती है और उसकी मदद से उस टनल का दरवाजा खोलती है, जिससे कि वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहाँ कैप्टन का जला हुआ घर होता है। अब सीन कट होकर वापस सेबेस्टियन पर आता है, जहाँ उसके एक साथी ने कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में उन्हें अगेन जहाज डुबाने का रिप्लाई आता है। उसे भी लगने लगता है कि कैप्टन सही कह रहे थे, हमें वापस लंदन की तरफ जाना चाहिए था। तभी सेबेस्टियन एक डिवाइस निकालता है। ये वैसा ही डिवाइस होता है जैसा कि डेनियल के पास था, जिसकी मदद से वो उस आदमी को बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो फिर नहीं जाग सकता, मतलब उसकी मौत हो चुकी है। आखिर ये डिवाइस क्या है और किस तरह काम करता है, इसका भी आंसर जानने के लिए बस एंड तक बने रहो। अब सीन वापस कैप्टन और मोरा पर आता है, जहाँ वो वापस जहाज पर आ जाते हैं। कैप्टन मोरा से पूछते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि ये सब तुम्हारे फादर ने किया है और जो लोग मर रहे हैं उसकी वजह भी वही है। मोरा कहती है कि शायद ये सब असली नहीं है और मुझे इस बात का पता लग गया था, शायद इसलिए मेरे फादर ने मेरी याददाश्त मिटा दी। कैप्टन कहते हैं कि प्रोमेथियस की पैसेंजर्स लिस्ट पर तुम्हारा नाम होना ही अजीब बात नहीं है, बल्कि इस लिस्ट पर तो मेरे भी सिग्नेचर हैं, ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि डेनियल ने इस जहाज पर चल रही आवाज को किसी तरह बंद कर दिया होता है, लेकिन जितने भी लोग इस आवाज से हिप्नोटाइज हुए थे सभी लोग समुद्र में कूद गए होते हैं, सिवाय एक औरत के। जिसके बाद बचे हुए सभी लोग जहाज पर इकट्ठा होते हैं। सेबेस्टियन सभी को बताता है कि कंपनी से बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि जहाज को डुबा दो। डेनियल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उनका इशारा प्रोमेथियस की ओर है, शायद उनका इशारा हमारी ओर है। इसी के साथ एपिसोड के एंड में हम मोरा के फादर को देखते हैं। ये वही है जो कि सभी को स्क्रीन पर मॉनिटर कर रहे हैं और वो अपने आदमी से कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, उस बच्चे को यहाँ ले आओ। आखिर मोरा के फादर क्या चाहते हैं, इन सब के पीछे उनका क्या हाथ है, ये भी आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो कहानी आगे बढ़ती है उस प्रेग्नेंट लेडी को दिखाते हुए। उसे भी अपने पास्ट के सपने आते हैं कि कैसे वो अपने बीते हुए कल को छोड़कर यहाँ पहुंचे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाज का इंजन अब बंद हो चुका है, जिससे कि पूरे जहाज का पावर कट ऑफ हो जाता है। कैप्टन सभी को समझाते हैं कि कुछ लोगों को जहाज का इंजन स्टार्ट करना होगा, कुछ लोग बचे हुए लोगों को ढूंढेंगे और कुछ यहीं रहकर टेलीग्राफ से कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और हमने मिलकर काम नहीं किया तो सब लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद कैप्टन और मोरा दोनों उस बच्चे को ढूंढने चले जाते हैं। सभी लोग जहाज पर अलग होकर अपनी ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कुछ लोग देखते हैं कि इस जहाज पर एक ब्लैक कलर की कोई चीज वायरस की तरह फैल रही होती है। किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर ये चीज क्या है। तभी उनमें से एक उन्हें छूने की कोशिश करता है, लेकिन डेनियल उसे
रोक देता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो चीज क्या है। वापस हम कैप्टन और मोरा को देखते हैं जो कि उस टनल से मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। वो हॉस्पिटल के उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां सपने में मोरा को बार बार बंद किया जाता है। इस रूम का नंबर सेम मोरा के रूम जैसा होता है। इसका मतलब है कि इन सबका एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वहाँ कैप्टन एक विंडो को खोल कर देखते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये तो जहाज के हिस्से से ही कनेक्टेड है। ऐसा ही कुछ दूसरी जगह मोरा को भी दिखता है। अब सीन कट होकर वापस जहाज के लोगों पर आता है जहाँ पर एक औरत उस ब्लैक चीज को छू लेती है जिसकी वजह से उसका हाथ धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन को भी उस बच्चे को ढूंढते हुए देख पाते हैं। वापस सीन कट होकर मोरा और कैप्टन पर आता है जहाँ मोरा कैप्टन को बताती है कि उस बच्चे ने मुझे एक अजीब बात कही थी, अगर उसे जवाब चाहिए तो उसे क्रिएटर से पूछना होगा। उन दोनों को लगने लगता है कि शायद हम दोनों पागल हो रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जहाज वापस स्टार्ट हो जाता है लेकिन जहाज को चलाने के लिए सेबेस्टियन को ड्यूटी दी गई थी जिसे हम मोरा के फादर के पास देखते हैं जो कि उनके लिए काम करता है। मोरा के फादर सेबेस्टियन से जल्दी से उस बच्चे को ढूंढने को कहते हैं क्योंकि उन्हें वो पिरामिड चाहिए होता है। अब हम वापस मोरा और कैप्टन को देख पाते हैं जहाँ वो भी देख पाते हैं कि वो ब्लैक कलर की चीज फैल रही होती है लेकिन उसी वक्त डेनियल भी वहाँ आ जाता है। कैप्टन और मोरा को शक होने लगता है कि वो मोरा के फादर के लिए काम करता है। डेनियल कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये फैल रहा है, लेकिन कैप्टन उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम जानते हो यहाँ क्या हो रहा है, और वो डेनियल को उस रूम में बंद करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इसी बीच दोनों में फाइट शुरू हो जाती है जिसमें कैप्टन की गन वहीं पर गिर जाती है। डेनियल जल्दी से अपना डिवाइस निकालता है और कैप्टन को उसी जंगल में टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ उसका घर हुआ करता है, लेकिन यहाँ मोरा के हाथों वो गन लग जाती है। डेनियल कहता है कि मुझे सब कुछ समझाने का मौका दो, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? हमारी शादी हुई थी 12 साल पहले और ये सब कुछ जो तुम देख रही हो ये कुछ भी असली नहीं है। लेकिन फिर भी मोरा को उस पर यकीन नहीं होता और वो उसका डिवाइस लेकर उसी को उस रूम में बंद कर देती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और जोर जोर से गुस्से में अपने फादर को आवाज देने लगती है और इसी गुस्से में वो अपनी गन फेंक देती है जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि ये जगह असली नहीं है, इसे किसी ने क्रिएट किया है। उसके फादर भी ये सब कुछ स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। इसी के साथ एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि इनका जहाज अब एक बड़े से तूफान में फंसने वाला है और वहीं दूसरी तरफ कैप्टन प्रोमेथियस जहाज पर जा पहुंचते हैं और जब वो जहाज के ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ कबाड़ की तरह जहाज ही जहाज पड़े हुए हैं और आखिर में सभी लोगों की जुबान पर एक ही बात होती है कि ये सब असली नहीं हो सकता। तो कहानी आगे बढ़ती है डेनियल और मोरा को दिखाते हुए। ये सिमुलेशन में फंसने से पहले की बात है, लेकिन फिर डेनियल की नींद खुल जाती है। डेनियल मोरा को आवाज देता है जो कि गेट के बाहर ही खड़ी होती है। वो कहता है कि शटडाउन शुरू हो चुका है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लोग फिर से मरने लगेंगे। लेकिन मोरा कुछ रिएक्ट नहीं करती और जहाज पर वापस आ जाती है जहाँ वो देखती है कि उनका जहाज एक बड़े से तूफान में फंस चुका है। यहाँ डेनियल भी अपना खुरापाती दिमाग दौड़ाने लगता है और वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। वापस सीन मोरा पर आता है जिससे सेबेस्टियन पूछता है कि वो बच्चा कहाँ है। मोरा को कुछ पता नहीं होता क्योंकि डेनियल ने उस बच्चे को एक जगह छुपा दिया होता है। यहाँ सेबेस्टियन एक जगह से एक डिवाइस निकालता है जिससे उसे इस जहाज का कोना कोना दिखाई देता है और वो उस बच्चे का भी पता लगा लेता है। अब हम वापस मोरा को देखते हैं जहाँ वो कैप्टन के रूम वाली टनल से कैप्टन को ढूंढने जाती है, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी कैप्टन उसे कहीं नहीं मिलते। दूसरी तरफ डेनियल भी भटकते भटकते इन बनावटी दुनिया से गुजरकर उस बच्चे तक पहुंच जाता है जहां हमें पता चलता है कि मोरा उस बच्चे की माँ है और ये दोनों एक दूसरे से किसी कोड के बारे में भी बात करते हैं। उन्हें वो कोड ढूंढना होगा और मोरा को सब कुछ याद दिलाना होगा कि वो कौन है। जिसके बाद डेनियल जल्दी से मोरा को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और वो मोरा के पास आराम से बैठकर उसे सब कुछ समझाता है। वो बताता है कि वो बच्चा उन दोनों का बेटा है जिसका नाम एलियट है। अब मोरा को डेनियल पर यकीन होने लगता है, दोनों इमोशनल हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी मोरा कहती है कि ये सब असली नहीं हो सकता, तुम भी असली नहीं हो। डेनियल कहता है कि तुमने सही कहा, ये सच नहीं है, तुम सब लोग यहाँ फंसे हुए हो, ये एक सिमुलेशन है और तुम्हें इस सिमुलेशन से जागना होगा, वरना जागने के लिए कुछ नहीं बचेगा और तुम्हारी चेतना यही कैद हो जाएगी। और तभी एक सायरन बजने लगता है। डेनियल कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। यहाँ इनका जहाज भी एक बड़े तूफान में फंसा हुआ होता है। जहाज संभालने के लिए दोनों ही कैप्टन वहाँ नहीं होते। ये सब जो कुछ चल रहा है इसे मोरा के फादर भी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जहाँ उनके पास नोटिस आता है कि सेबेस्टियन को वो बच्चा मिल चुका है। अब सीन कट होकर वापस मोरा और डेनियल पर आता है, जहाँ डेनियल पूछता है कि सिमुलेशन से बाहर निकलने का एक कोड होता है, वो जहाज पर ही कहीं है जिसके बारे में तुम्हें पता है, तुम्हें याद करना होगा वो कोड कहाँ है, तुम्ही ने उसे छुपाया और फिर भुला दिया। यहाँ पर वो कोड कोई चीज भी हो सकती है। तब मोरा को उसके लॉकेट की याद आती है जो कि हमेशा से उसके साथ ही था, जिसमें एक चाबी होती है
इस चाबी को लगाना कहाँ पर है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। मोरा के फादर भी स्क्रीन पर देख लेते हैं। डेनियल कहीं से एक डिवाइस निकालता है और इस सिमुलेशन की प्रोग्रामिंग में कुछ चेंज करने की कोशिश करता है ताकि जब सब कुछ रिस्टार्ट हो तो थोड़ा और समय उन्हें मिल सके। मोरा पूछती है कि ये सब क्या पहले भी हो चुका है। डेनियल कहता है कि हाँ, दर्जनों बार हुआ है। हर एक सिमुलेशन 8 दिन तक चलती है। कोई भी जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है। हम एक लूप में फंस जाते हैं, फिर सिमुलेशन के बाद सिमुलेशन चलता रहता है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन को भी वो बच्चा मिल जाता है जिसे लेकर वो मोरा के फादर के पास पहुंच जाता है। इधर जहाज पर लोग एक एक करके मर रहे होते हैं, जिस पर मोरा के फादर कहते हैं कि वो हर बार वही गलतियां करते हैं और हर बार मर जाते हैं क्योंकि वो सब अपने जज्बातों से छुटकारा नहीं पा सकते। वही उन्हें कमजोर बनाता है। ये इंसान की फितरत की सबसे बड़ी कमी है। हमारे फैसलों का आधार प्यार, गुस्सा और नफरत नहीं होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि मोरा और डेनियल उनके बच्चे के पास जा रहे होते हैं क्योंकि वो पिरामिड जो उसके पास है वो चाबी उसी में लगेगी और वो इस सिमुलेशन से बाहर निकल पाएगी। लेकिन जब वो रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल तक जाने वाली टनल गायब हो चुकी है। तभी मोरा के फादर की आवाज आती है कि इस बार तुम काफी आगे तक पहुंच गए थे लेकिन फिर भी तुम नाकाम रहे और तुम्हारी इस छोटी सी रिप्रोग्रामिंग से कुछ नहीं होगा और थोड़ी ही देर में जहाज पर मौजूद सभी लोग आखिरकार मर जाएंगे और अगले सिमुलेशन में हिस्सा लेंगे, जहां वो ये भी बताते कि हम सब लोग इस लूप में फंसे हुए हैं। इसका मतलब है कि मोरा के फादर भी यहाँ फंसे हुए हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुम मुझे वो चाबी दो जिसके बदले में तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा। तुम जानते हो मैं कहाँ मिलूंगा। डेनियल मोरा से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, और वो मोरा को एक रिंग देकर वहां से चला जाता है। तभी सिमुलेशन के शटडाउन की काउंटिंग शुरू हो जाती है, जिसके बाद उनका भी जहाज वहीं पहुंच जाता है जहाँ पिछले सिमुलेशन के जहाज कबाड़ की तरह पड़े होते हैं। उनके बीच वहाँ प्रोमेथियस भी होता है जिसके ऊपर कैप्टन खड़े होते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती उस छोटे बच्चे एलियट को दिखाते हुए, जिसे भी अपने बीते हुए कल के सपने दिखाई देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मोरा के फादर उसे एक सच्चाई बताते हैं कि देखो इन लोगों को स्क्रीन पर। वो इस ट्रिप पर आए क्योंकि उन्होंने अपने अतीत को भुलाने का फैसला किया और वो सब भी अब यहाँ फंस गए हैं और हम सब यहाँ तुम्हारी माँ की वजह से फंसे हुए हैं। अब सीन कट होकर कैप्टन पर जाता है जो कि तैर कर केरबरो जहाज पर वापस आ चुके होते हैं। वो अपने लोगों से वापस मिलकर काफी खुश होते हैं। मोरा यहाँ सबको सच्चाई बताती है कि डेनियल उसका हस्बैंड है लेकिन उसे ये सब याद नहीं और वो लड़का उसका बच्चा है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये असली नहीं है, ये सब एक भ्रम है, जादू का खेल है या कहें सिमुलेशन है। उन्हें यकीन न होने पर मोरा पूछती है कि तुम्हें याद है कि तुम इस जहाज पर कैसे आए और क्यों। सब लोग याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी को कुछ याद नहीं होता। उन्हें सिर्फ यही याद होता है कि उन्हें यहाँ आने से पहले सिर्फ एक लेटर मिला था। जिसके बाद हम डेनियल को देखते हैं जो कि उसी सर्किट को चालू करने की कोशिश कर रहा होता है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा होता है ये हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि बचे हुए लोगों को अभी भी यकीन नहीं होता कि ये सब असली नहीं है और डर के कारण जहाज से उतरने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो ब्लैक चीज जहाज पर तेजी से फैल रही होती है। यहाँ मोरा और कैप्टन दोनों ही उस मेंटल हॉस्पिटल तक जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं क्योंकि वहां तक जाने वाली टनल तो अब गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ यहाँ मोरा के फादर उस बच्चे का माइंड वॉश कर रहे होते हैं। वापस मोरा और कैप्टन पर आते हैं जो कि मेंटल हॉस्पिटल तक जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब हम जहाज पर देखते हैं जहाँ बचे हुए लोग उस ब्लैक चीज से भाग रहे होते हैं और डेनियल के उस सर्किट में छेड़छाड़ करने की वजह से उन लोगों के लिए दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है जहाँ वो अपने अतीत वाली जगहों पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डेनियल इस सिमुलेशन के स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वो सिमुलेशन के कोड को चेंज करना चाह रहा था ताकि जो पिरामिड अब मोरा के फादर के हाथों लग गया है वो किसी काम का ना रहे। यहाँ मोरा और कैप्टन उस मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं और सेबेस्टियन भी उनके पास पहुंच जाता है जहाँ वो कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि ये सब चल क्या रहा है। कैप्टन उससे कहते हैं कि तुम्हें शुरू से पता था कि क्या चल रहा है। सेबेस्टियन कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सिमुलेशन करप्ट हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे दे दो। वो मोरा से चाबी भी ले लेता है लेकिन इतने में ही वो कैप्टन को स्विच ऑफ कर देता है और मोरा को अपने साथ लेकर उसके फादर के पास ले जाता है जहाँ हमें असली सच्चाई का पता चलता है। असल में ये सब मोरा ने क्रिएट किया है। मोरा ही वो क्रिएटर है। उसने सभी लोगों को यहाँ आने पर मजबूर किया और मोरा की वजह से ही सब लोग यहाँ इस लूप में फंसे हुए हैं। उसके फादर हर बार की तरह उसे बंद कर वही भूलने का इंजेक्शन देते हैं और थोड़ी देर बाद वो उस कोड को यानी चाबी को उस पिरामिड में लगाते हैं और कहते हैं कि जागने का वक्त
वक्त हो गया है, लेकिन वो कोड काम ही नहीं करता क्योंकि डेनियल ने ऑलरेडी कोड बदल दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ लोग वो जहाज पर बचे हुए थे वो वापस जहाज पर आ गए होते हैं और वो सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि ये सिमुलेशन करप्ट हो रहा है और अब ये डिलीट हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मोरा की आंख उस फर्स्ट सिमुलेशन में खुलती है जो कि मोरा और डेनियल ने उन दोनों के लिए बनाया था। ये दोनों यहाँ इसलिए पहुंचे क्योंकि डेनियल ने इस सिमुलेशन को रिप्रोग्राम कर दिया था और इस बार मोरा पर वो इंजेक्शन का भी असर नहीं होता और साथ ही में डेनियल ने उस कोड और ऑब्जेक्ट को भी बदल दिया था। अब वो कोड एक रिंग होती है और ऑब्जेक्ट एक टॉय पिरामिड जिसमें वो रिंग लगेगी। अब यहाँ असली सच्चाई रिवील होती है कि ये एक प्रोग्राम है जिस पर अब मोरा के भाई ने कब्जा किया हुआ है और सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा है। डेनियल ये भी बताता है कि इसमें तुम्हारे फादर का कोई हाथ नहीं है, वो भी यहाँ बाकियों की तरफ फंसे हुए हैं। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि तुम्हारा भाई जल्द ही समझ जाएगा कि प्रोग्राम में कुछ छेड़छाड़ हुई है, तुम्हें उसे रोकना होगा। मोरा जल्दी से उस रिंग को उस ऑब्जेक्ट में लगाती है और इस सिमुलेशन से जाग जाती है। उसके जागने पर हमें पता चलता है कि ये सब लोग एक गेम की तरह चेम्बर से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एक और चेम्बर खाली होता है। इसका मतलब है कि मोरा से पहले ही भी कोई जाग चुका है। वो कौन हो सकता है कमेंट में गेस करना। जिसके बाद मोरा विंडो से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सब एक स्पेसशिप में जो कि अंतरिक्ष की गहराइयों में घूम रहा है। तभी वहाँ एक एआई के थ्रू मोरा के पास एक मैसेज भी आता है जिसमें प्रोजेक्ट प्रोमेथियस के बारे में लिखा होता है और ये समय होता है अक्टूबर 19, 2099। इसका मतलब है कि ये सब 2099 में चल रहा है। एंड लास्ट में उसके भाई कायरन की तरफ से लिखा होता है कि हेलो सिस्टर, वेलकम टू रियलिटी। तो इसी के साथ 1899 सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं पर एंड होता है। इसके सीजन 2 की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत लगाना क्योंकि इसका सीजन 2 नेटफ्लिक्स की तरफ से ऑफिशियली कैंसिल हो गया है। इसका मतलब है कि इस कहानी को यहीं पर एंड कर दिया गया है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल से जुड़े रहो। सो मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ। Please like and subscribe.